भारतीय समाज श्री को रामविलास बहुत पासवान। उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दा को डिस्कशंस के लिए लिया है। और मैं समझता हूं कि एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें थोड़ा हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके और कुछ बुनियादी समस्या के संबंध में बातचीत करें तो ज़्यादा लाभदायक होगा, नहीं तो फिर ये भी उसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा आरोप प्रत्यारोप में। डिस्क्रिमिनेशंस हैं, पूरे वर्ल्ड में डिस्क्रिमिनेशंस हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस हैं। और मुख्य रूप से यदि आप देखेंगे पूरे संसार को, तो जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशंस है रेस के नाम पर, गोरे काले के नाम पर। पूरे संसार में 4 तरह के लोग हैं। कोई गोरा है, कोई रंगीन है, हम लोग कोई ब्लैक हैं, कोई मंगोलियन टाइप का है। लेकिन जो वाइट हैं वो अपने को सबसे सुपीरियर मान करके चलते हैं। इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये सब कंट्रीज है। तो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है रेस के नाम पर। दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है जेंडर के नाम पर, औरत और मर्द के नाम पर। और स्वाभाविक रूप से जो मर्द हैं वो अपने को सुपीरियर समझते हैं। और पूरे संसार में इस मामले में थोड़ा भारत जो है या एशियन कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जहां भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ महिलाएं सर्वोच्च पद पर गई हैं। लेकिन अमेरिका जैसा देश जहां 70 राष्ट्रपति हुए हैं, वाशिंगटन से लेकर के और बुश तक, एक भी महिला वहां अभी तक राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। इसका मतलब है कि पूरे संसार में जो पुरुष प्रधान मेंटलिटी है वो राज कर रहा है। तीसरा है रिलीजन के नाम पर, जो जहां अल्पसंख्यक लोग हैं वो हमेशा सशंकित रहते हैं, और जो बहुसंख्यक हैं वो हमेशा जो है अपने को वर्चस्व मान करके चलते हैं। हम जो जिस हिंदूवाद का नारा भारत में लगाते हैं, और यही हमारे भाई पाठक जी हैं, गुजरात में सबसे ज़्यादा गुजराती लोग विदेश में रहते हैं। लेकिन वहाँ गुजरात में जो हिंदू रहते हैं वहाँ वो किस तरीके से, यदि हम जिस तरीके से कभी कभी बात करते हैं और यदि वहाँ भी उसी तरीके से काला और गोरा का बातचीत होना शुरू हो जाए तो उनकी हालत क्या होने लगती है वो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसलिए जो डेवलप कंट्री होता है वो डेवलप कंट्री का एक अलग होता है नियम। हम जब 11 सितंबर की जब घटना घटी थी, और 11 सितंबर की घटना के ऊपर में कितना डरा हुआ था अमेरिका का राष्ट्रपति। 2 घंटा तक हवाई जहाज से ऊपर में घूमते रहा, लेकिन 2 घंटा के बाद जब नीचे आया, चूंकि उनको डर था कि कहीं व्हाइट हाउस के ऊपर में भी हमला हो सकता है, लेकिन जब 2 घंटा के बाद जब नीचे आया तो टेलीविजन के ऊपर में आया, और टेलीविजन पर बहुत गुस्सा में था। उसने कहा कि जो टेररिज्म से या तो अमेरिका रहेगा या टेररिस्ट रहेगा, या तो बुश रहेगा या ओसामा बिन लादेन रहेगा। लेकिन दूसरे शब्दों में उसने ये भी कह दिया कि हमारी लड़ाई ओसामा बिन लादेन से है, हमारी लड़ाई कोई अल्पसंख्यक से, हिंदू से, मुसलमान से, चूँकि वहाँ हिंदू मुसलमान में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो हमारे मुसलमान भाई हैं दाढ़ी कटा लें या सब हिंदू मुसलमान एक ही हैं, तो कहा हिंदू मुसलमान सिख से हमारा कोई नहीं है। और एक सिख की हत्या हुई, अभी मैं पढ़ रहा था जनरल, 2 महीने के अंदर में उसको फांसी की सजा खींच दी गई। तो इसलिए चूंकि एक लाश को नहीं दिखलाया गया, किसी ने टीवी के ऊपर में लाश को नहीं देखा, चूंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं लाश के ऊपर में देख लिया तो फिर यहाँ गोरा और काले के बीच में राइट हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि जो एक जो होता है ये इसके ऊपर में, तो मैंने कहा कि एक जेंडर के जो औरत मर्द का मामला है, या व्हाइट ब्लैक का मामला है, या रिलीजन का मामला है। लेकिन ये चौथा जो चीज है कास्ट, वो कास्ट सिर्फ भारत में है या भारत के अगल बगल देश में है, दूसरे देश में नहीं है। दूसरे देश में अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, लेकिन जो जात का जो जहर है वो भारत में है, और इसका विकृत रूप है। और इसलिए कोई धर्म इससे अछूता नहीं है। हम लोग कितना ही गाली दे दें कि ये मुसलमान बाबर के औलाद हैं, इनके औलाद हैं, उनके औलाद हैं। बाबर जब देश में आया था तो कौन राज कर रहा था? इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। इब्राहिम लोदी क्या था? वो भी मुसलमान था। इब्राहिम लोदी के पहले खिलजी वंश था, खिलजी वंश के पहले तुगलक वंश था, तुगलक वंश के पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश के पहले मोहम्मद गोरी था। और ये मुसलमान कितने लोग आए थे? 1200 लोग आए थे बाबर के साथ में। और आज कितने मुसलमान हैं? आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को मिला दीजिए 45 करोड़ मुसलमान हैं।
ये 45 करोड़ मुसलमान जो हैं ये 1200 के औलाद तो नहीं है, इसी में से गए हैं। वहाँ भी शेख है, वहाँ भी सैयद है, वहाँ भी अंसारी है, सब लोग वही हैं। और इतना ही नहीं, जब जब इस देश में धर्म परिवर्तन की लहर चली है, सबसे पहला धर्म परिवर्तन में दलित वर्ग के लोग गए हैं, और गए हैं तो सम्मान के लिए गए हैं, क्योंकि उनको हर तरीके से, यदि कोई इस देश में यदि सब तरीके से दलित है, जो सब तरीके से पिछड़ा हुआ है, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, रिलीजन के तौर पर ये सबसे पिछड़ा हुआ लोग है, तो कौन लोग है? वही दलित है। आज हम इसको दलित कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कहा अनुसूचित जाति जनजाति, गांधी जी ने कह दिया हरिजन। हरिजन के पहले था अछूत। अछूत का मतलब होता है जिसको कोई छू नहीं सके। ये जो हम कहते हैं कि 4 वर्ण है, 4 वर्ण नहीं है, 5 वर्ण है। यदि सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तक ही रहता तो इतना मामला कठिन नहीं होता। लेकिन शूद्र के बाद भी एक और बना जिसको अंतज्य कहा गया, जिसको अछूत कहा गया। अछूत जिसको कोई छू नहीं सकता है। और ये सारी की सारी बीमारी की जड़ चली कि जब आपने कह दिया गया कि इसको खाने का अधिकार नहीं है, इसको रहने का अधिकार नहीं है, इसको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, मैना को मारने में जितना पाप लगता है उतना ही शूद्र को मारने में पाप लगता है। और आज भी कोई पार्टी का मामला नहीं है। आज भी चकबारा में, यदि राजस्थान में ही चकबारा है, चकबारा में तालाब में पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़े और उसके लिए अट्रॉसिटीज हो, जाकर के पेशाब पिलाया जाता है तमिलनाडु में, वहां इस तरह की घटना हो। हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे साथी हैं, हम लोगों के नेता हैं, चौधरी देवीलाल जी नेता हैं, और हरियाणा का एक अपना पृष्ठभूमि रहा है। हरियाणा में जो है I am going through the newspapers, okay. And if you will say, sir, okay. Sir, if you will say, I will tell you which is the place. The place name is 20th, 120. This is the 5 September 2002. Their place name is Pundampatti village or Dingal district, where पेशाब है दिंडीगल, जहां पेशाब पिलाया गया। 22 मई 2002 तमिलनाडु के ट्रिची डिस्ट्रिक्ट में थिन्नम गांव में 2 दलित मुरुगेसन और रामास्वामी को एक दूसरे को पैखाना खिलाने पर मजबूर किया गया। Don't say like that. What I am telling, I don't want to go into controversy. Please now, yes, it will be better. Sir, मैंने इसलिए non-controversy. It's a very serious matter. सर हम बढ़ जाइए ना रामदास, सर। रामदास, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नहीं, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है रामदास। नहीं, इसलिए सर मैंने कहा, मैं किसकी भी हो मगर दलितों पर रामदास होता है, चर्चा होनी चाहिए। रामदास सर, इसलिए सर मैं किसी सरकार के ऊपर मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं। ये एक व्यवस्था है, और इसलिए व्यवस्था ये है कि आज जो काम करता है उसको इज्जत नहीं है, जो कम काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, जो ज्यादा काम करता है उसको कम पैसा मिलता है, जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके बेटे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको अपने रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सफाई मजदूर सबसे गंदा जगह पर रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है वो किसान और मजदूर भूखे पेट, उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। रात में जब आता है माँ से कहता है कि माँ रोटी दो, बिहार में चले जाइए, आदिवासी के इलाके में चले जाइए। रात में जब आता है कहता है कि माँ भूख लगी है रोटी दो, माँ कहती है बेटा सो जाओ कल सवेरे तुमको रोटी मिलेगा। उसके बाद भी जब बच्चा रोना बंद नहीं करता है, कहता माँ पेट जल रहा कुछ तो रोटी दे दो, माँ कहती है बेटा सो जाओ कल सवेरे तुमको रोटी मिलेगा। उसके बाद भी जब नहीं रोना बंद करता है तो माँ थप्पड़ मार देती है, बच्चा रोते हुए जाके सो जाता है। और सवेरे में जब उठता है तो माँ से पूछता है कि माँ हमने तो रात में रोटी मांगा था, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? माँ के पास में इसका कोई जवाब नहीं रहता है। हम उस व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स होते रहता है इस देश में। आजादी के 50 साल हो गए, 52 साल हो गए, और भी चलेगा 52 साल। आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे कि कांग्रेस की सरकार थी उसने क्या किया, बीजेपी की सरकार थी उसने क्या किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक सत्ता परिवर्तन के साथ साथ हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे नेता हैं,
मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। 10-10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया दिया, जहां हमारे यहाँ 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया भी नहीं मिलता है, देना चाहिए। लेकिन इस बात से कहां कौन इनकार किया जा सकता है कि हरियाणा जैसे राज्य में, जहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया वो कौन आर्य समाज, और उस आर्य समाज में आप लोग पढ़े हुए लोग हैं, आर्य समाज में उन्होंने कितना कठोर शब्द कहा है कि कहानी कह करके तो सुनाया कि कैसे पंडित जी के यहाँ गाय बंधा हुआ था और कैसे जाट लोग भूखे क्या कहते हैं कि मर रहा था, और कैसे कहता था कि साहब हमारा तो बेटा भूखे मर रहा है और वहां दूध पी रहा है, कह करके उन्होंने समझाने का काम किया। सबसे कम मंदिर कहीं है तो आर्य समाज में है, और उस आर्य समाज में इस तरह की संस्कृति हो कि 5 दलितों को जिंदा जला दिया जाता है। और ओम प्रकाश चौटाला जी ने सही कहा कि वो गलतफहमी में, एक मिनट, गलतफहमी में हुई। प्लीज पूछना चाहता हूँ, No, please. आपके खुद के अनुसूचित No, no, are you yielding, जो Mr. Ram Vilas? आप जो आप yield कर रहे हैं? No, No, nothing will go on record then. सर पहले तो आप अपना जातिवाद खत्म करिए। सर लगता है Nothing will go on record. सर मैं मुझको समझ में नहीं बात आ रही है, यहाँ भी क्यों जाति दिमाग में जाति घूम रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि सबको लड़ने की जरूरत है। मैं कहां कहता हूं कि शेड्यूल कास्ट में जातिवाद नहीं है, ज्यादा हो या कम हो, ये चट्टान है, एक के ऊपर में एक चट्टान है, लेकिन जहां कहीं भी हो उसको लड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए यदि हमारे भाई यदि मायावती हैं, मायावती जी की बात कहती है, लोग बहुत पार्टी के रूप में लेते हैं। मुलायम सिंह यादव जी जब इन्होंने दलित एक्ट को खत्म करने का या इनके खिलाफ में बोला था, हम सब लोग इनके खिलाफ में एक हो गए थे, और आज मायावती दलित एक्ट को खत्म कर दिया है। इन प्रधान जी को मालूम नहीं है कि सिर्फ एक जो दलित एक्ट था कि जिसमें हर क्लॉज में दलित एक्ट लगता था, मायावती की सरकार ने क्या कर दिया, कह दिया सिर्फ मर्डर के केस में रहेगा। मर्डर के केस में रहने से क्या, मर्डर तो मर्डर है, और बाकी सब चीज को मुनीलाल जी ने खत्म कर दिया है। उसके खिलाफ में यदि बोला जाएगा तो मैं दलित महिला हूं, हमारे साथ में एट्रोसिटीज होता है, ये क्या मतलब होता है। तो इसलिए जो एक्ट है, मैं कहना चाहता हूं, मैं उस कंट्रोवर्सी में मैं जाना ही नहीं चाहता हूं, मैं किसी चीज में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं सर कि हमारी लड़ाई जो है वो व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ में है। बाबू जगजीवन राम जी हमारे पार्टी के नहीं थे, बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस को भी छोड़ चुके थे, लेकिन एक यदि 6 नंबर कृष्ण मेनन मार्ग का मामला है, एक मकान दे देने से आपकी प्रतिष्ठा गिर रही है। आप मोच की लड़ाई बनाए हुए हैं कि जिस चीज को 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, सोनिया जी से लेकर के, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के सारे के सारे नेताओं ने लिख करके दे दिया कि 6 नंबर कृष्ण मेनन मार्ग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित दिया जाए। और हम उस समय में मिनिस्टर थे 1990 में, हमको मिला हुआ था 6 नंबर कृष्ण मेनन मार्ग, लेकिन जब चिट्ठी अटल जी का मैंने पढ़ा, मैं डर गया। हमने कहा कि बीपी सिंह ने कहा कि जल्दी से इसको छोड़ दीजिए। हम चले आए 12 नंबर जनपथ में, और उसके बाद 96 से वहां राष्ट्रीय स्मारक का काम चल रहा है, और आज उसको क्या कहते हैं आपने बंद कर दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर पार्टी के लोगों ने, स्पीकर साहब से मिल करके, और यहाँ पार्लियामेंट में चला, आपने कहा दिया हम उसको छुएंगे नहीं, आप नहीं छुए हैं। लेकिन 6 नंबर कृष्ण मेनन मार्ग में हम सब साथियों से आग्रह करते हैं, जाके देखिए, पानी काट दिया गया है, बिजली काट दिया गया है, कुछ नहीं है, सारा का सारा इससे ज्यादा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसलिए ना सेम की बात भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की मनोवृत्ति क्यों। 1977 में हम आए थे, हम नए थे, हिंदुस्तान में नहीं, संसार में सबसे ज्यादा वोट जीतने का किसी को सौभाग्य प्राप्त है तो एक दलित वर्ग का रामविलास पासवान को है, और एक बार नहीं 2 बार हमने जीता। और जब आए थे 1977 में, आपको मालूम है 77 में कोई साथी यहाँ होंगे 77 के, हम थे ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए थे जनता पार्टी में, और बेलची की घटना घटी थी। हम भी मंत्री बन सकते थे, हम सबसे ज्यादा वोट से जीत करके आए थे, लेकिन जब मामला हुआ, घटना घटी थी बेलची की घटना, चौधरी साहब हमारे नेता थे, हम लोक दल में थे, लेकिन हम हड्डी लाए थे जमा करके, और सदन के कानून कायदा के विरुद्ध में जाकर के हमने पटल पर यह हड्डी रखने का काम किया था। बहुत लोगों को गुस्सा लगा था। फिर उसके प्लीज टेक योर सीट। उसी के बाद तो कांग्रेस रिवाइव किया, उसी के बाद कांग्रेस रिवाइव किया। मैं ठीक कहना चाहता हूं, मैं सोनिया जी से कहना चाहता हूं कि सोनिया जी, आप पार्टी के बड़े पार्टी के नेता हैं, शेड्यूल कास्ट के ऊपर में क्या जहां कहीं भी मामला हो, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर में जहां कहीं भी मामला हो, उसमें आप अपने पार्टी के नेताओं की बात मत सुना कीजिए। आप सीधी सी बात है, सरकार होती है, सरकार में कोई यहां नहीं लिखा हुआ है एनडीए की सरकार, या नहीं लिखा रहता है कांग्रेस की सरकार,
सरकार लिखा रहता है भारत सरकार, तो भारत सरकार है तो भारत सरकार है, भारत सरकार है, नियम कानून कायदा के मुताबिक चलेगी। जहां कहीं भी आपका अपना राज हो या आपके द्वारा समर्थित राज हो, वहां जहां कहीं भी दलितों के ऊपर में जुल्म अत्याचार होता है, हर जगह लोग टेक्नोलॉजी का मामला उठाते हैं, टेक्निकल मामला, वो टेक्निकल मामला में नहीं जाना चाहिए। और चलिए अभी झारखंड है, झारखंड में हमारे साथी वहां झारखंड के लोग बैठे हुए हैं, मैं नहीं जाना चाहता हूं झारखंड में दूसरे मुद्दों की ओर में, लेकिन वहां 12% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव वो एक संगठन था, ये हमारे पास में इतना पूरा का पूरा वहां से चिट्ठी आया है। अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम जो पहले से काम कर रहा था वो खत्म कर दिया गया है और आपके संजय पासवान वहां गए, इन्होंने जाकर के निंदा किया है, तो निंदा किया है, ठीक किया है, लेकिन यदि हम उसको बात को अभी यहां कहना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे साहब ये तो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूछिए उनसे खड़ा होकर के कि गलत किया है कि सही किया है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की वारदातें, चले जाइए SC/ST पार्लियामेंट्री फोरम है, SC/ST पार्लियामेंट्री फोरम गया बंबई, जो एक्साइज कस्टम एक्साइज है, वहां SC/ST फोरम के लोगों ने आकर के शिकायत किया कि साहब हमारे साथ में इनजस्टिस हो रहा है, उसको जाकर के CBI बैठा दिया गया, उसके घर पर छापामारी कर दिया गया, ऑफिसर सस्पेंड है। इस तरह की घटनाएं, इसलिए मैंने कहा कि ये मामला कल मामला केरल का था। मैं सोनिया जी से कहना चाहूंगा कुछ मत कीजिए, ये 1975 का मामला है, ये लोग डरावे वो डरावे, ये 75 से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जमीन मिलना चाहिए और उनको नहीं मिला गया, छीना गया है, जो छीना गया नहीं दिया गया है वो 75 से मामला चल रहा है, आज से मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने 2 बार कहा है कि ट्राइबल को उनका अधिकार मिलना चाहिए, अभी तक नहीं दिया गया है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई ट्राइबल नहीं कहता है कि हमारा जमीन जो छीन लिया है उसको हमको लौटा दो, वो इतना ही कह रहा है उसके बदले में हमको दूसरा जमीन दे दो। जो मुख्यमंत्री ने वहां एग्रीमेंट किया है उसको लागू करवा दीजिए, बहुत कुछ लागू हो गया है, बहुत कुछ बचा हुआ है, किसी को मौका नहीं देना चाहिए, इस पक्ष का हो या इस पक्ष का हो। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति कीजिए, लेकिन जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग का लोग है उसके ऊपर में राजनीति करने से क्या फायदा है। ये SC प्राइवेट, उस दिन मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, 30,000, चलिए 30 सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जा चुकी है। चलिए वो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, गलत है या सही है, वो एक अलग मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है कि होना चाहिए कि नहीं। लेकिन यदि 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जा चुकी है तो उस 30,000 करोड़ में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का तो 22% का हिस्सा था, 22% शेड्यूल कास्ट का तो हिस्सा था, वो हिस्सा कहां चला गया। कल तक यदि उसमें नौकरी मिलती थी तो सारे 22% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता था, 27% मंडल कमीशन के द्वारा मंडल कमीशन के लोगों को मिलता था। अब वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया है तो वहां तो रिजर्वेशन नहीं है, तो वहां कौन करेगा। इसलिए जो रिजर्वेशन प्राइवेट, यदि आप प्राइवेट करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लागू करने काम करो। सर यहां 3 तरह का है हमारे यहाँ सिस्टम, एक हमारा है जो विधानसभा है, लोकसभा है, यहां कोई शिकायत नहीं रहती है, देर हो सबेर हो डिस्कशन हो जाता है, कानून भी पास हो जाता है। लेकिन आरंगा कहां जाकर के लगता है, आरंगा लगता है एग्जीक्यूटिव में जहां कार्यान्वयन होता है, और वहां से भी जब पास कर जाता है तब तीसरा आरंगा लगता है न्यायपालिका में। न्यायपालिका में शेड्यूल कास्ट का लोग है ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स का लोग है ही नहीं, तो कैसे वहां न्याय मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि हर स्तर पर लड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो सारे का सारा चीज है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को कंक्रीट सुझाव भी देना चाहिए। और जब हम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को बुलाइए, होम मिनिस्टर को बुलाइए, हम जब कहते हैं प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को बुलाइए तो जुएल ओरांव जी के प्रति हमारा कोई अपमान नहीं है, या क्या कहते हैं कि विनोद खन्ना जी हैं या स्वामी जी हैं, इनके प्रति हमारा कोई अनादर नहीं है, या प्रधान जी के प्रति अनादर नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि लोग जो है MP नेता को चुनता है, नेता प्रधानमंत्री हो जाता है, वो प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाता है। प्रधानमंत्री ईमानदार है तो कैबिनेट ईमानदार है, प्रधानमंत्री बेईमान है तो कैबिनेट बेईमान है। इसलिए और कैबिनेट जो सरकार होती है वो यदि ईमानदार है तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहता है। तो अंतोगत्वा प्रधानमंत्री के हाथ में जाकर के सारा चीज निपट जाता है। इसलिए जब भी कोई सीरियस डिस्कशन हो प्रधानमंत्री को रहना चाहिए, जब भी कोई सीरियस डिस्कशन हो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काहे के लिए बनाया जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई पोस्ट के लिए तो नहीं बनाया जाता है, उसमें बैठने से उसकी गंभीरता रहती है। इसलिए सर हम आपसे कहना चाहेंगे, अब हमको नहीं मालूम है, अपने साथी बतलाएंगे तो बतलाएंगे, लेकिन एक दुलिना की घटना ने पूरे हरियाणा के ऊपर में कालिख पोतने का काम किया है। हरियाणा बहुत अच्छा स्टेट है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि वहां जो कोई भी आदमी सरकार की तरफ से जवाब स्वामी जी देंगे या कौन देंगे हमको नहीं मालूम है, आप बतलाइए वहां कि विश्व हिंदू पर पेपर में बार बार आता रहा कि विश्व हिंदू परिषद का एक नेता स्वामी परमहंस, उसने उसको पुलिस ना, ये मामला था, ठीक कहा हमारे भाई ने कि जात का मामला नहीं है। जब हम लोग जेल जाने का काम किए हैं उसमें त्यागी भी, उस गांव के जो त्यागी हैं बादशाहपुर का, वो उसी घटना का निंदा कर रहा, वो जेल में गया है। उस गांव में भारद्वाज है, वो गांव का प्रधान है, एक वीर सिंह है जो सिर्फ शिड्यूल कास्ट का है। सब लोग पूरा का पूरा एक गांव एक तरफ है। जब पूरा का पूरा एक गांव एक तरफ है और फिर पैसा मांगा गया पुलिस के द्वारा और पैसा जब नहीं दिया तो जो वहां का कैलाश ठेकेदार था उसके पास में 60,000 रुपया था, दूसरे के पास में 10,000 रुपया था, तीसरे के पास में जो है 3,950 रुपया था। उसको ले जाया गया थाना में और मारते मारते 2 को तो वहीं मार दिया गया। और जब देखा कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है तो टेलीफोन कर दिया स्वामी परमहंस जी को कि साहब आप इसका कोई रंग दो, और उसने जाकर के रंग दे दिया कि साहब ये गाय का खाल खींच रहे थे दिन दहाड़े और इसलिए इनको जलाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 15 सुनिए एक मिनट, मैं सरकार के खिलाफ प्लीज टेक योर सीट। आई एम नॉट अलाउइंग यू, प्लीज। व्हाई यू आर आप अपना स्थान ग्रहण करिए। आसन के बिना अनुमति से आप खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य, प्लीज टेक योर सीट। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप प्लीज एड्रेस टू द चेयर मिस्टर रामविलास पासवान। स्वयं होम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गलतफहमी में लोग मारे गए। गलतफहमी का मतलब क्या होता है? यदि मुसलमान था तो ठीक था। गलतफहमी का मतलब क्या हुआ कि गलतफहमी में लोग मारे गए, मतलब वो दलित था तो गलत हो गया। मिस्टर रामविलास पासवान जी, उस पर कोई इंक्वायरी रामविलास बाद में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना बात तय है कि कोई भी आदमी दशहरा के दिन 4 बजे शाम में और थाना के बगल में जाकर के जिंदा गाय को इस देश में कभी मार नहीं सकता है। और गाय कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय आपकी माँ है कि गाय हमारी माँ है। जब गाय का दूध सब कोई पिएंगे और जब गाय मर जाएगी तो दलित के कंधे पर जाकर के फेंकने का काम करेंगे और नारा लगाएंगे गाय हमारी माता है। इसलिए सर प्लीज रामदास जी, रामदास प्लीज टेक योर सीट। I am not allowing you, please. I stand correct. No, please. मैं ठीक कह रहा हूं। मैं रामदास अठौले जी से मैं सहमत हूं। गाय किसी की मां नहीं है। गाय का दर्जा पशु में अच्छा हो सकता है, मैं आपका सहमत हूं। इसलिए लेकिन यदि आप मानते भी हैं कि गाय हमारी मां है तो फिर उस मां को हमारे कंधे पर मत फेंकने का काम किया करो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना, सफाई मजदूर के संबंध में कहा, मैं सर 2 लाइन कह करके मैं खत्म करूंगा। सफाई मजदूर कमीशन यहां बना हुआ है। सफाई मजदूर कमीशन के रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए। शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब्स कमीशन का रिपोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर में बहस होनी चाहिए अलग से। माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, उसके ऊपर में अलग से बहस होनी चाहिए। महिला कमीशन बना हुआ है, उस महिला कमीशन के ऊपर में बहस होना चाहिए। आज बहस नहीं हो रहा है किसी चीज के ऊपर में। साल में तो कम से कम एक बार बहस हो जाना चाहिए। और ये सफाई कर्मचारी हैं, ये सफाई कर्मचारी चले जाइए सीवर के नीचे जो गंदा नाला बहता है उसमें जाकर के वो काम करता है। कोई नॉर्मल आदमी पैखाना उठा सकता है? हमने कानून बना दिया कि सर पर पैखाना उठाने का सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन आज खत्म हो पाया है? आज भी मैं उस दिन पटना में था, 20,000 लोग वहां सर पर पैखाना उठाने का काम कर रहे हैं। हर राज्य में चल रहा है इस तरह का सिस्टम। तो यदि कोई पैखाना उठाएगा तो नॉर्मल आदमी पैखाना उठाएगा कि पैखाना उठाएगा तो ऐसा शराब पिएगा, इतना तेज शराब कि कम से कम उसका दुर्गंध नहीं आवे और उसके कारण उसके परिवार के ऊपर में पड़ता है। संसार के हर कोने में सब रात में झाड़ू बुहारू किया जाता है और सवेरे में अपने बाल बच्चा को देखता है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइम टाइम मॉर्निंग का समय होता है उसमें बीवी उसका पति पत्नी झाड़ू लगाने का काम करता है और बच्चा बगल में रोड के किनारे में बगल में बैठा हुआ देखते रहता है। वो परिवार कभी आगे बढ़ सकता है? पार्ट टाइम काम 2 घंटा 3 घंटा काम करता है कि पार्ट टाइमर है क्या? तो 2 घंटा 3 घंटा काम करता है, उसके बाद जो है तुम भर दिन बैठे रहो, तुम काम लो। हम लोग कितने घंटे काम करते हैं? 3 घंटे, लेकिन वो परमानेंट कभी नहीं परमानेंट नहीं हो पाता है। हम चाह करके भी जो शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब्स का जो सफाई मजदूर है उसके जगह पर दूसरे लोग बहाल होते हैं। हम नहीं रोक सकते हैं, हम भी मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे। चूंकि काम के नाम पर किसी जात को आप बहाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो सफाई कर्मचारी नहीं है, चाहे वो दलित वर्ग का लोग हो या ऊंची जाति का लोग हो, उस काम के नाम पर बहाल तो हो जाता है, लेकिन जाकर के वो काम सफाई का नहीं करता है, पैखाना उठाने का काम नहीं करता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। इस समस्या के ऊपर में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहूंगा कि जो रिजर्वेशन एक संवैधानिक अधिकार था, आज प्राइवेटाइजेशन के कारण उसको खत्म हो रहा है।
उसको प्राइवेट सेक्टर में जोड़ना चाहिए, जिसमें हर पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री से मांग किया है पार्लियामेंट्री फोरम के माध्यम से। दूसरा, कानून बनाना चाहिए। अभी कोई भी पदाधिकारी हो यदि उसको फॉलो नहीं करता है, उसके खिलाफ में दंड का विधान नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट से कानून पास करा करके और उसके बाद जो है उसको लागू करना चाहिए, जिससे कोई अधिकारी यदि योग्य उम्मीदवार के रहने के बावजूद भी बहाली नहीं करता तो उसके खिलाफ में दंडित किया जा सके। और अंत में सर मैं कहना चाहता हूं कि हम पूरे बहस को ये सब चीज से ऊपर उठ के, सत्ता से ऊपर उठ के व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश में चाहे दलित वर्ग का लोग हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग का लोग हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। और उस दृष्टिकोण से हमको इस बहस को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री के एच मुनियप्पा।